11th में ही बताया हूँ मैं। चलिए स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। ठीक, तो हम लोग कल वाली क्लास में वेव ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आपको उसमें बताया था मैं, वेव का जनरल इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है? तो बताओ y इक्वल टू जनरल इक्वेशन क्या होता है वेव का? A sin kx minus omega t माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे y को डिस्टरबेंस कहते हैं, a को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। k को वेव नंबर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। k इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, वो 2 पाई f बोलिए या 2 पाई बाई टी बोलिए। पाई को क्या कहते हैं? फेज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ये ऐसा रहता है। फिर आपको बताया मैं, दो अलग अलग सोर्स हैं, दो अलग अलग लाइट का सोर्स है, S1 और S2। ये एक सोर्स है लाइट का या वेव का। यहाँ से भी वेव निकल रहे हैं, यहाँ से भी वेव निकल रहे हैं। मान लो कोई भी पॉइंट पे आके मीट किया, ये भी वेव है, ये भी वेव है, तो कोई भी पी पॉइंट पे नेट वेव जो दिया रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो y1 प्लस y2 होता है। तो y1 मतलब एक कोई एक वेव है, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा जीरो मान दिया था। y2 a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो y रिजल्टेंट जो आया था, y या p बोलिए या y रिजल्टेंट बोलिए, तो y रिजल्टेंट इन दोनों को ऐड करने से a रिजल्टेंट साइन, तो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसमें भी के एक्स माइनस ओमेगा टी है, प्लस थीटा आता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या ले देते हैं? वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ये a1 है, ये a2 है, और इसमें फेज जीरो है, इसमें फाई है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो दो वेक्टर है a1 a2 और दोनों के बीच एंगल फाई है, तो रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, वो एंगल थीटा होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस cos फाइव। सिंपल वेक्टर वाला जो फॉर्मूला आपको बताया मैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, यहाँ पे जो फाई है, फाई को क्या कहेंगे हम लोग? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, याद रखिएगा, फेज डिफरेंस। और ये tan थीटा आप निकाल सकते हैं, tan थीटा होता है a2 sin फाइव। नीचे में क्या होता है? A1 plus A2 cos phi। A2 cos phi। a1 प्लस a2 cos फाइव। ठीक है, अब जब भी वेव देखते हैं तो वेव में एक इंटेंसिटी का टर्म होता है, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वी। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है? Directly proportional to A2। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो जैसे इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड होता है, उसी तरह इंडिविजुअल वेव का इंटेंसिटी होता है। तो I1 I2, तो दोनों सुपर इम्पोज किया पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 plus I2 plus I1 प्लस I2 प्लस क्या? रूट i1 i2 cos रूट अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। ये
ठीक, ये सब याद रखना है आपको। ठीक, तो आपको कोई एक याद है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ए रिजल्टेंट से कैसे निकलेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर मतलब आई रिजल्टेंट, A1 का स्क्वायर I1, A2 का स्क्वायर I2, 2 टाइम्स A1 को रूट I1 बोलेंगे, A2 को रूट I2 और साथ में cos फाई, ये ऐसा रहेगा। फिर अगर A1 A2 सेम है, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड सेम है ए नॉट के बराबर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? 2n cos phi by 2. cos फाई बाई 2। एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा, बाकी सब फैक्टर सेम रखते हैं। तो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर मतलब आई रिजल्टेंट, 2 का स्क्वायर 4, ए नॉट का स्क्वायर आई नॉट, कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, ये ऐसा है। ठीक है, चलिए ये सब आपको मैंने कल वाली क्लास में, ये मैथमेटिकल चीज है, आपको मैंने यही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला और ये वाला, आई रिजल्टेंट और ए रिजल्टेंट। देखो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, जैसे आप भी एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेरेंस मतलब एक दो वेव का मिलना। इंटरफेरेंस एक एक किसी एक आदमी मतलब किसी एक वेव से इंटरफेरेंस हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, कोई भी खुद के लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है ऐसा बोलते हैं क्या? कोई भी खुद ही के लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है ऐसा बोलते हैं क्या? नो सर। हम लोग जब भी बोलते हैं कि वो इंटरफेयर कर रहा है तो वो किसी और के मैटर में इंटरफेयर कर रहा होगा, यानी यहाँ पे कितना होगा, दो या दो से अधिक जोकर होगा तभी इंटरफेरेंस होगा। सेम वेव में भी है, इंटरफेरेंस मतलब मिलना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए कम से कम कितना वेव चाहिए आपको? 2 वेव चाहिए। सिंगल वेव इंटरफेरेंस नहीं होता है, इंटरफेरेंस मतलब मिलना, दो वेव का मिलना उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, तो दो वेव, दो आदमी लोग मिला और कुछ कंस्ट्रक्टिव, जैसे आप लोग का एक पेपर वगैरह आ रहा है तो आप लोग ग्रुप स्टडी, कुछ लोग एक दूसरे के घर पे जाके ग्रुप स्टडी कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। घर पे जाके बकर करने लगा, किसी और चीज के बारे में बात करने लगा, पढ़ना है इंग्लिश और किसी और के बारे में, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस बहुत तरह का होता है, हम लोग दो इंटरफेरेंस को देखेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सब चीज आपको वेव में भी बताया था मैं जब 11th का पोर्शन बता रहा था, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें फेज डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस आता है, ये सब चीज बताया मैं, सेम चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब दो या दो से अधिक वेव का मिलना, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन चाहिए, कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि आपको मैं बताया, ये जो आप देखे होंगे स्टार्टिंग में मैं y1 और y2 लिखा हूं, ये y1 और y2 इक्वेशन दिख रहा है आपको, बड़ा सा गोला बना दिया, दिख रहा है? यस सर। तो y1 की इक्वेशन में k और ओमेगा टी, kx ओमेगा टी, kx ओमेगा टी दोनों को सेम रखा हूं मैं। k मतलब k मैंने सेम रखा यानी लैम्डा सेम है, ओमेगा भी सेम है यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा वेव स्पीड कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ टाइम बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे ही निकालते हैं ना? Yes, sir. तो ओमेगा Yes. बाई के, तो दोनों का वेव स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सब सेम होता है। तो ऐसा मैंने नहीं लिखा k1 x ओमेगा 1 t, यहाँ पे k2 x ओमेगा 2 t, ये सब नहीं लिखा। ठीक है, इंटरफेरेंस तभी होगा जब आपका वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, जो भी वेव मिल रहा है ना उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले मतलब सेम क्लास वाले ही स्टडी साथ में करते हैं, ऐसा होगा क्या 10th वाले बच्चे के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा है, उसको ग्रुप स्टडी कहेंगे? वो तो इंडिविजुअल स्टडी हुआ। सेम क्लास वाले 12th तो उसको ग्रुप स्टडी कहेंगे। यानी इंटरफेरेंस होने के लिए आपका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और बाकी सब टर्म के और ओमेगा, सिंपल सा याद रखो, के ओमेगा बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो वो सेम होना चाहिए इंटरफेयरिंग वेव का। दूसरा, ये सब आपको उसमें भी बताया था 11th वाले में, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा,
आपका जो फेज डिफरेंस है, ये दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, फाई है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, इट शुड नॉट बी वेरिएबल। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो फेज डिफरेंस चेंज होगा तो इंटरफेरेंस, ये सब स्कूल अगर खुला रहता है आप लोग का, अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो ये प्रॉपर इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट होता है। तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट जब कीजिएगा ना तो आपको दिखेगा ये ऐसा स्क्रीन है, उसमें कुछ जगह एकदम ब्राइट दिखेगा, एकदम लाइट, ये सब लाइट से एकदम लाइट, यहाँ पे एकदम लाइट दिखेगा, मतलब बहुत ब्राइट दिखेगा। कुछ उसके जस्ट नीचे आपको एकदम डार्क रीजन दिखेगा, एकदम अंधेरा टाइप का। इसके जस्ट ऊपर एकदम ब्राइट रीजन दिखेगा, फिर उसके जस्ट नीचे फिर से ब्राइट रीजन दिखेगा। ये सब एक्सपेरिमेंट का चीज है, ठीक है। क्यों होता है वो मैं बता दूंगा, कैसा दिखता है वो आपको, तो एक्सपेरिमेंट आप जब कीजिएगा तभी आपको ऑल्टरनेट में डार्क ब्राइट दिखेगा, ठीक है। जहां पे ब्राइट हो रहा है, जहां पे ब्राइट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव कहेंगे? Constructive. कंस्ट्रक्टिव। लाइट मिल रहा है और ज्यादा ब्राइट हो रहा है, ज्यादा ब्राइट मतलब वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा की कम? ज्यादा। ज्यादा। जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब वहां पे ही डिस्ट्रक्टिव मतलब कैंसिल कर दे रहा होगा, तो वहां पे लाइट कम है इसलिए डार्क दिख रहा है, ठीक। तो ये पैटर्न आईज एब्जॉर्ब मतलब ऑब्जर्व कर पाए, एब्जॉर्ब नहीं, गलत, ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। आईज का भी क्या होता है, एक वो होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। कि मान लो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेकिन इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, आप उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा क्या कि हमें सब जगह ब्राइट ही है। तो आपको चाहिए क्या, ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है वो सस्टेन्ड रहे यानी टाइम के साथ फ्लक्चुएट ना करे। सडनली एकदम बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको क्या लगेगा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि आपको सब जगह लाइट ही दिखेगा, आपको ऐसा ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, सस्टेन्ड होना चाहिए टाइम के साथ, मतलब ऐसा पैटर्न बना रहना चाहिए। तो उस केस में हम लोग जो फेज डिफरेंस मानते हैं, फेज डिफरेंस अगर चेंज होगा तो पैटर्न भी चेंज होता जाएगा, जहाँ पे ब्राइट है वहां पे डार्क हो जाएगा, डार्क ब्राइट ब्राइट मैच इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, और इतना फास्ट होगा कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपको क्या लगेगा सब जगह लाइट ही है, ठीक है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होना चाहिए, सस्टेन्ड मतलब टाइम के साथ वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आंख से देख रहे हैं तो दिखेगा अरे एक जगह लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, एक जगह डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, ठीक है। तो उसके लिए आपका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस आपको बताया मैं, दोनों के इनिशियल फेज का डिफरेंस, उसको फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस होने के लिए आपको कम से कम कितना वेव चाहिए, 2। इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होना चाहिए, Same. सेम। फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या होना चाहिए, Constant. कांस्टेंट। तो जो ऐसा सोर्स जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाला वेव प्रोड्यूस करता है उसको कौन सा सोर्स कहते हैं, Coherent. Coherent. ये आपको ये वर्ड बताया था उस समय भी, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा सोर्स मतलब जो कोई ना कोई वेव तो बना रहा होगा ना, प्रोड्यूस कर रहा होगा, जैसे गिटार बजाते हैं तो वेव प्रोड्यूस होता है, बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो आप भी साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं भी, ठीक है। तो वो तो कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं जो वेव जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाला प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लाइट के केस में, दो अलग अलग बल्ब, लाइट के केस में दो अलग अलग बल्ब, ये बल्ब एकदम सेम आइडेंटिकल बल्ब खरीद के लाया हूं फिलिप्स का, सेम आइडेंटिकल, सेम पैसे में, मतलब रुपया डॉलर जिसमें सेम, मान लो 10 वॉट का, दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, लेकिन इससे जो लाइट निकलता है और इससे जो लाइट निकलता है वो उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन साउंड के केस में दो अलग अलग स्पीकर भोपू, दो अलग अलग स्पीकर कोहेरेंट हो सकता है। ये मेजर डिफरेंस होता है साउंड और लाइट में के इंटरफेरेंस में, कि दो अलग अलग बल्ब कोहेरेंट नहीं हो सकता है। अलग अलग बल्ब मतलब सेम कंपनी का है, सब चीज सेम है, लेकिन सोर्स मतलब दो, यहां से लाइट निकल रहा है, यहां से लाइट निकल रहा है, तो ये कोहेरेंट नहीं हो सकता।
लेकिन साउंड के केस में दो अलग अलग लाउड स्पीकर से जो वेव निकल रहा है वो कोहेरेंट हो सकता है। तो हम लोग लाइट के केस में कोहेरेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कम से कम दो वेव चाहिए, दो वेव चाहिए यानी दो सोर्स चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. तो वो दो सोर्स कैसे आएगा? तो हम लोग एक बल्ब लेते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड ऐसा कार्डबोर्ड है। इसमें हम लोग क्या किए, दो ठो होल कर दिए, यहाँ पे और यहाँ पे होल कर दिए, ठीक है। कार्डबोर्ड के लेफ्ट साइड बल्ब है और कार्डबोर्ड के राइट साइड में मतलब उसमें दो होल कर दिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से भी लाइट निकलेगा, अब यहाँ से भी लाइट निकलेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई यहाँ से देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे भी एक बल्ब लगा है, यहाँ पे भी एक बल्ब लगा है, यस और नो? Yes, sir. Yes. इधर से देख रहा है, उसको नहीं पता है कि अंदर में बल्ब है कि नहीं है, उसको दोनों जगह से लाइट दिखेगा। तो इधर से भी लाइट निकल रहा है, इधर से भी, तो यानी ये दो वेव है। लेकिन इन दोनों, ये जो वेव आ रहा है उसका जो पेरेंट है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक ही है, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. तो उस केस में इन दोनों को कोहेरेंट कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में दो अलग अलग बल्ब लगा दोगे तो कोहेरेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी एक ही सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड कर देने से वो कोहेरेंट बनेगा। समझ में आया? Yes. तो कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, और सेम फ्रीक्वेंसी वाला वेव। साउंड के केस में दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes. Yes. लाइट के Yes, केस sir. में दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट होता है क्या? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. नहीं। अब क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है, ये सब जरूरत नहीं है अपने को। एक्साइटेशन, एनर्जी, वो सब फलना चिलना ठिकाना अपने को कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने को ये जानना है कि साउंड के केस में दो अलग अलग लाउड स्पीकर कोहेरेंट हो सकता है, लेकिन लाइट के केस में दो अलग अलग बल्ब, इवन दो सेम कंपनी का है, लेकिन नहीं होता। कैसे कोहेरेंट बनाते हैं? तो एक ही सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको करके बताया, ठीक है। कोहेरेंट कहते किसको है? जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फ्रीक्वेंसी का वेव प्रोड्यूस करे। क्यों जरूरत पड़ रहा है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस का? सो दैट आप इंटरफेरेंस हो, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो, जो जिसको आप ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, सिंस ये सब चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले से आइडिया है थोड़ा थोड़ा। आपको अभी भी बता रहा हूँ मैं, ये सब चीज आप बस क्लास में पढ़िए, बाकी टाइम आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन क्लास में सुनिए। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है? ये वर्ड पहले भी कहीं एक जगह यूज किया हूँ। मोनोक्रोमैटिक मतलब, एक वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो फोटो इलेक्ट्रिक में कहीं तो यूज किया हूँ। तो द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक, द सोर्स शुड बी कोहेरेंट। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। क्यों ये है इसको अपन देखेंगे बाद में, ये के लिए आप ये याद, उसमें यही लोचा होता है कि उसका अलग अलग वेवलेंथ का पैटर्न अलग अलग जगह बनता है। सिंगल वेवलेंथ रहेगा तो उसका पैटर्न आप देगा, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है, इसलिए पैटर्न फिर सस्टेन्ड नहीं बन पाता है। अपने को चाहिए एकदम सस्टेन्ड, एकदम क्लियर विजन, ठीक है। सोर्स तो इंटरफेरेंस होने के लिए, इंटरफेरेंस मतलब वेव का मिलना, ठीक है, उसके लिए कंडीशन सोर्स आपका क्या होना चाहिए, कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। कोहेरेंट वर्ड हम लोग समझेंगे और अच्छे से, कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताया मैं, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट
if they produce waves of same frequency with constant phase difference. ठीक है, ओमेगा सेम, के भी सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सब याद रखना। टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, ओमेगा के मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, लैम्डा, स्पीड सब सेम होना चाहिए, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो इन केस ऑफ लाइट, सॉरी या इन केस ऑफ साउंड, साउंड के केस में दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट हो सकता है कि नहीं हो सकते? Yes, sir. Yes, sir. केस ऑफ Yes, साउंड, sir. टू इंडिपेंडेंट सोर्स, यानी दो अलग अलग भोपू, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ साउंड कैन बी कोहेरेंट, but in case of light, two independent मतलब अलग अलग, दो अलग अलग बल्ब, इवन दो सेम एकदम आइडेंटिकल बल्ब खरीद के लाए हैं, लेकिन बल्ब जला रहे हैं तो एक बल्ब 1 से लाइट निकल रहा है, एक दूसरा लाइट बल्ब 2 से निकल रहा है, तो उस केस में वो कोहेरेंट नहीं होता है। टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। कैसे बनाते हैं कोहेरेंट फिर लाइट के केस में? क्या करते हैं, अभी बताया मैं, क्या करते हैं? Source को divide. हाँ, एक ही को थोड़ा दिमाग लगा के अपन एक ही को दो में डिवाइड कर देते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड by splitting a light beam from a single source into two. This can be done in two ways. दो तरीके से अपन ये ऐसा करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या होता है, ये सब थोड़ा थ्योरी चीज है, ये सब हम लोग फर्स्ट टर्म के बाद ही पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पूरा पार्ट तो हो नहीं पाएगा ये चैप्टर का, ठीक है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इट इज डन इन YDSC। ये चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो YDSC है। YDSC का फुल फॉर्म होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग YDSC को बस समझेंगे। इट इज डन इन YDSC, ठीक है। यानी आप ये चैप्टर का पूरा 50 से 60% पार्ट YDSC ही कवर करता है। डन इन YDSC। फ्रेजनल, बाइप्रेजन, लॉयड्स मिरर, एक्सेट्रा। दूसरा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, it is done by partial reflection and transmission at a boundary
तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग बचपन में सब लोग, ये एक होता है ना, एक ऐसा रहता है, इसमें सोप सॉल्यूशन डाल देते हैं, फिर इसको ब्लो करते हैं तो ऐसा ऐसा बबल निकलता है। ऐसा सब लोग बचपन में जरूर देखा होगा या किया होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग, मैं, आप, सब लोग, मेरे पापा मम्मी या बच्चा, अभी कोई भी, सब सब लोग, ये कॉमन है। बहुत अच्छा लगता है। तो इससे जो बबल निकलता है वो कलर थोड़ा थोड़ा चमकीला टाइप का दिखता है कि नहीं दिखता है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। उसमें भी इंटरफेरेंस की वजह से वो चमकीला दिखता है, वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ये न्यूटन रिंग, ये सब वो हायर स्टडी, कॉलेज वगैरह में जाएंगे, अगर बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो उस समय आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में आपको थोड़ा बताऊंगा। YDSC आपका मेन है, ठीक है? आपको बताया मैं 50 से 60% जो पोर्शन YDSC कवर करता है, उससे भी ज़्यादा। तो आपको बताया कि एक सिंगल सोर्स को ही दो में स्प्लिट करना, उसी से हम लोग कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हुआ जो YDSC को फ्लोटोन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट रीजनल बाइप्रिंज लॉयड्स मिरर में करते हैं। एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, उसमें डिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कराते हैं, उसकी वजह से दो आता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये इसी को हम लोग दो में स्प्लिट किए हैं, हाँ कि ना? Yes. तो ये आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे दो स्लिट है, इसलिए इसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग, थॉमस यंग के नाम पे पड़ा, उसका साइंटिस्ट का नाम, इतना मेहनत किया, ठीक है? पहले ऐसा था कि लाइट वेव होता है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल उसका सपोर्ट होना चाहिए। वेव हो रहा है क्योंकि देखो, अगर दो पार्टिकल कोलिजन करते हैं, ठीक है, कोलिजन करता है तो इसका, तो कोलिजन करने के बाद इसका दोनों का मोशन डिफरेंट है। जैसे एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, टकराएगा तो इधर उधर चला जाएगा। लेकिन वेव में ऐसा नहीं होता है। वेव में आया एक वेव, एक दूसरा वेव आया, तो अगर दोनों ऐसा है तो दोनों टकरा के ऐसा बड़ा हो जाएगा। या एक वेव ऐसा है, एक वेव ऐसा है, तो दोनों टकराएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये पार्टिकल नेचर नहीं है, ये वेव है। पार्टिकल रहता है तो उसका मोशन चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, ओवरलैपिंग से कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही लाइट को फिर वेव नेचर भी माना गया। आइंस्टाइन तो पार्टिकल थ्योरी से, वो फोटो इलेक्ट्रिक से तो प्रूफ कर दिया था। तो लाइट पार्टिकल नेचर है, हमेशा लड़ाई चलता रहता था, पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, फिर अभी तो दोनों। तो ये आपका YDSC सेटअप है। एक सेटअप आपका ऐसा है, मान लो मिरर है, ठीक है? मिरर वगैरह के बारे में हम लोग डिटेल में, रे ऑप्टिक्स मेन आपका जो चैप्टर बचा है फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स। ये सब छोटा छोटा सा चैप्टर, अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं कंप्लीट करा ही देता फर्स्ट टर्म से पहले, लेकिन ठीक है। तो देखो, इसमें मान लो एक बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, और ये कुछ समझो कि स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन पे लाइट दो तरीके से जा सकता है। एक लाइट डायरेक्ट जा सकता है, एक हम लोग कह सकते हैं कि एक टकरा के भी जा सकता है, हाँ कि ना? Yes. Sir. ठीक है, दोनों लाइट सेम नेचर का अब नहीं रहा है, ठीक है? एक जो डायरेक्ट जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो टकरा के जा रहा है यानी वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है? तो आप लोग को याद होगा, बताया था मैं कि जब भी वेव फ्री एंड, ये इसको कहते हैं फिक्स्ड एंड, जब भी फिक्स्ड एंड से टकराता है वेव तो क्या होता है उसमें,
टकराने के बाद कैसे क्या होता है, वापस ऐसे आ जाता है कि ऐसे आता है? सेकंड। सेकंड। उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। सेम लॉजिक से जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना, तो ये अगर ये वेव था जैसा भी, इसमें 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। ठीक है, अगर कोई यहां से देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, ये जो लाइट है उसका सोर्स ये समवेयर पीछे ड्रैग करेंगे, उसको क्या लेगा कि ये जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ पे है, हाँ कि ना? यस यस। सर। तो ये एक S1 है, ये एक S2 है, तो ये भी एक तरह का इंटरफेरेंस है। एक डायरेक्ट वेव आ रहा है, एक उससे टकरा के आ रहा है, तो उसका सोर्स यहाँ पे है। फिर मान लो एक लेंस है, ठीक है, ये ऐसा लेंस था, एक सोर्स यहाँ पे रखे हुए, ये मान लो सोर्स है, तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या किए, शिफ्ट कर दिए, ये लेंस को काट के ऐसे शिफ्ट कर दिए। ये सब हम लोग ऑप्टिक्स में करेंगे, भी जस्ट ये सब बेसिक चीज है, ये सब आपको भी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए ऑप्टिक्स का। तो ऊपर वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। तो वो उसका इमेज ऊपर बनाएगा, इसको ऐसे। नीचे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर, तो वो उसका इमेज नीचे बनाएगा। अब ये दो अलग अलग सोर्स हो गए, या ये लेंस है, ये सब कुछ जरूरत नहीं है, आपको बस वो याद रखना है कि दो, या तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ये आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। कि जैसे दो लेंस है, ऊपर वाला लेंस अलग मटेरियल से बना है, नीचे वाला लेंस अलग मटेरियल से। लेंस का मटेरियल चेंज करेंगे ना, तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ये सब फोकल लेंथ वगैरह बचपन में कभी ना कभी तो सुने होगे ना तुम लोग, जो आधे लोग तो चश्मा लगाते हैं हम लोग आजकल। ठीक है, तो फोकल लेंथ चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, या सॉरी इमेज का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला बोलो या मिरर फॉर्मूला बोलो, ये सब तो बचपन में तुम लोग कभी ना कभी तो यूज करे किए होगे ना। तुम लोग वैसे लोग तो नहीं हो ना जिसने बोर्ड नहीं दिया है। No, sir. नो सर। बोर्ड दे के आया, हाँ। तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये, तो ऊपर का फोकल लेंथ अलग है, नीचे का फोकल लेंथ अलग है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो अलग अलग जगह बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक मान लो यहाँ पे बनेगा, तो दो अलग अलग सोर्स हो गए। ठीक है, ये समझ। चलो छोड़ो। तो आपको बताया मैंने कि लाइट के केस में कोहेरेंट सोर्स सिंगल, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स को कोहेरेंट नहीं कर सकते हैं, एक ही को दो में स्प्लिट कर देते हैं। सब में एक ही को दो ही में स्प्लिट कर रहे हैं ना, हाँ कि ना? Yes, sir. एक को दो में, तो दो तरीका है, एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और ये एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। YDSC, फ्रेजनल बाइप्रिंज, लॉयड्स मिरर, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस और न्यूटन रिंग में होता है। ठीक है, अगर if sources are not coherent, are not coherent, not coherent, या इसको हम लोग इनकोहेरेंट भी कह सकते हैं, सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, देन interference will not take place, interference will not take place। ठीक है, तो उस केस में इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? ये तो अलग मुर्गी कोई चिल्ला रही है, बोलो आई रिजल्टेंट का। I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। ये देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था उसमें इंटरफेरेंस करवा के डिराइव किया था, वो रिजल्ट से इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, ये इंटरफेरेंस होगा। तो उस केस में आई रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सिंपल I1 प्लस I2। उस केस में कोई पैटर्न नहीं बनेगा, यानी कहने का मतलब जैसे ऐसा है,
ये एक बल्ब है B1 और ये B2, तो यहाँ पे दो अलग अलग बल्ब लिए हैं, तो हर जगह जो इंटेंसिटी होगा लाइट का हर जगह वो क्या होगा I1 प्लस I2। अगर इसका इंटेंसिटी I1 है और इसका I2 है तो यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा हर जगह। ठीक है, तो इनकोहेरेंट सोर्स में कभी कभी आपको ऐसा दे देगा क्वेश्चन कि दो अलग अलग बल्ब है, तो उस केस में इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट ऑफ स्क्रीन पे क्या होगा, तो सिंपल इंडिविजुअल इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे तो ये होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोहेरेंट रहता तो फिर आपको ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स नहीं हुआ तो उस केस में इंटरफेरेंस नहीं होगा, सब जगह लाइट दिखेगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इंटरफेरेंस का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग जब भी बात करेंगे इंटरफेरेंस में दो ही वेव का, दो से ज्यादा करेंगे जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, हम लोग जटिल नहीं रखेंगे, कीप इट सिंपल। सबसे पहले पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो आपको ये दो सोर्स हैं, एक S1 है और एक S2 है, दोनों मान लो P पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से वेव गया, यहाँ से वेव गया, ठीक है, ऐसे वेव, ये ऐसे वेव गया। तो पार्ट डिफरेंस मतलब S1P माइनस S2P, यानी दोनों जो सोर्स से जहां पे भी देख रहे हैं दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस पार्ट डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्स इन रीचिंग द पॉइंट P, उसको पार्ट डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका मान लो कुछ है, ये S1 है, ये 3 मीटर है, एक S2 आपका नीचे है, ठीक है, ये 4 मीटर है, ये आपकी P पे। तो मुझे बताओ P का पार्ट डिफरेंस, P पे दोनों जगह से वेव आएगा तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 2 मीटर। ठीक है, तो S1 से P पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो S1P कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। अब S2 से P जाएंगे तो ऐसा, तो ये 3 और 4 है, तो पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। ये सब देखिए एकदम कोई नया चीज नहीं है, ये सब चीज पहले बताया कि नहीं बताया? Yes. Yes. हाँ, ये सब अगर आप वेव का क्लास अटेंड किए होंगे तो डेफिनेटली बताया होंगे, इसके बिना वेव अधूरा है, अधूरा नहीं अधूरा। तो डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस, तो S2 से P जाने में और S1 से P जाने में तो 5 - 3 यानी 2 आएगा। ठीक है, दूसरा होता है फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो अगर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है उससे निकालेंगे, या इक्वेशन दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है टाइम डिफरेंस, उसको डेल्टा टी से, ठीक है। जल्दी से बताओ तुम लोग, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? Delta x by lambda equals to delta phi by 2 pi equals to delta t by t. चलो कुछ तो याद है तुम लोग को। ये होता है रिलेशन, उस समय भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, टाइम डिफरेंस अपॉन टी, टी टाइम पीरियड है, ये तीनों सेम होते हैं, ठीक। कैसे आया वो आपको बता देता हूं, ठीक है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, याद रखिएगा पाथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा डेल्टा एक्स। डेल्टा पाथ डिफरेंस मतलब दोनों सोर्स से जहां पे भी जा रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उन दोनों का डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब एंगल के टर्म में हुआ, टाइम डिफरेंस टाइम के टर्म में हुआ, ठीक है। देखो एक वेव बना देता हूं मैं, ये ऐसा, मान लो ये ऐसा वेव है, ठीक है। टाइम टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम इन विच द वेव रिपीट इटसेल्फ, कितना देर में वेव अपने आप को रिपीट कर रहा है उसी को टाइम कहेंगे, हाँ कि ना? टाइम पीरियड, यस और नो? Yes. तो यहां से ऐसे गया, फिर वैसे ही फिर से वैसा ही वेव बन रहा है, हाँ कि ना? तो ये टाइम को ही टाइम पीरियड Yes, sir. कहेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग को बेसिक तो मैथ सब को आता है, एंगल के टर्म में, ठीक है। ये एंगल कितना होता है? पाई 180, और ये एंगल 2 पाई, यानी एंगल के टर्म में ये 2 पाई है, ठीक है। बचपन से आप लोग भी पढ़े होंगे, यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्रेस्ट से दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस लैम्डा होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यानी लैम्डा लैम्डा मतलब लेंथ है, लैम्डा मतलब क्या हुआ? लेंथ। टाइम टी मतलब टाइम है, 2 पाई क्या है? एंगल के टर्म में, यानी फेज है। यानी लैम्डा पाथ है तो उसमें टाइम क्या है? टी है, या फेज क्या है? 2 पाई है, ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स लेंथ होगा तो उसके इसमें फेज कितना होगा? तो हम लोग कह सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, हाँ कि ना? Yes. तो यानी ये फेज आया डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। सेम लॉजिक से डेल्टा टी बाई टी, ये ऐसा रिलेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है। लैम्डा का एंगल के टर्म में क्या बोलेंगे? लैम्डा इक्वल टू कितना एंगल? 2 पाई 2 पाई। लैम्डा पाई। मतलब 2 पाई, सिंपल सा याद रखना है। लैम्डा पाथ के टर्म में हुआ, 2 पाई मतलब फेज के टर्म में हुआ, टी मतलब टाइम के टर्म में हुआ। तो फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से, टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से। तो डेल्टा पाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ये आपको याद रखना है। चमका? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि आपको जो भी मैं एम्पलीट्यूड का या इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया उसमें फाई जो था फेज डिफरेंस था, तो आपको जब तक फेज डिफरेंस नहीं पता रहेगा तब तक आप एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको फेज डिफरेंस आना चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दे, जरूरी कभी कभी देते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, फाइंड फेज डिफरेंस between two waves having path difference lambda by 3। अगर दो वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाय 3 ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? तो फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई अपॉन नीचे किससे डिवाइड करेंगे?
2 pi. 2 पाई इक्वल टू पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। तो क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दिया हुआ है आपको डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 3, डेल्टा फाई नहीं करना है। तो लैम्डा बाई 3 अपॉन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया 1/3, तो डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू 1/3। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, या आप डायरेक्ट लैम्डा बाई 3 दिया हुआ है। लैम्डा मतलब कितना, लैम्डा लेंथ के टर्म हुआ है, तो लैम्डा एंगल के टर्म में क्या होता है, लैम्डा मतलब 2 पाई, तो लैम्डा की जगह 2 पाई, तो डायरेक्ट 2 पाई बाई 3 करो। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन पॉइंट पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है 3 लैम्डा बाई 4, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा। सेकंड में फेज डिफरेंस दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस नहीं पार्ट डिफरेंस। सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई 2 पाई लगाने का है।
तो लैम्डा मतलब 2 पाई होता है, तो 3/4 इंटू 2 पाई, तो यानी 3 पाई/2। लैम्डा मतलब 2 पाई, तो 2 पाई/2 यानी पाई। पाई पाई है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करो नीचे। 2 पाई मतलब लैम्डा, तो लैम्डा/8। तो इसमें 3 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई, यानी ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना हो। 2 पाई मतलब लैम्डा, तो 3 लैम्डा बाई नीचे 4 है। समझ में आया आप लोग को? यस सर। किसी को भी थोड़ा भी डाउट है? नहीं, चलो अब देखो, दो तरह का इंटरफेरेंस हम लोग मोस्टली देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। बहुत तरह का इंटरफेरेंस होगा, लेकिन जो मेनली हम लोग देखते हैं 2 तरह का इंटरफेरेंस। पहला डिस्ट्रक्टिव, सॉरी कंस्ट्रक्टिव, पहले कंस्ट्रक्टिव की बात कर लें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी C.I, CBI, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ, तो देख ये ऐसा एक वेव है, दूसरा ऐसा वेव है, ठीक है? यानी इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। तो अगर मान लो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल फेज आपका 0 है, इसका भी इनिशियल फेज 0 है, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। 0। तो इन दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे, तो समझो कि एक के ऊपर एक डाल दें, तो ये A2 है और ये A1 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा हो जाएगा, यानी ये एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 + A2, ठीक। अब ये सिमिलर चीज हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कहाँ गया रे, ये इतना पार्ट वेव का उठा के, ये पार्ट वेव का उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इतना पार्ट वेव का उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि इसको फिर से ही समझा देता हूँ मैं ड्रॉ करके। वेव का उतना पार्ट उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये पार्ट उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो फिर वैसा ही सिमिलर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. इन दोनों को देखोगे तो पहले जैसा था वैसा ही पहले जो था वैसा ही अभी भी है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। तो शिफ्ट किए हैं तो पूरा एक वेव को शिफ्ट कर दिए, तो एंगल के टर्म में कितना शिफ्ट किया है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। यानी पहले का 0 है उसको रहने दिए और इसको 2 पाई कर दिए, तो भी मतलब ओवरलैपिंग करेंगे तो यही डायग्राम बनेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो सिंपल आपका एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, तो यानी पहले फेज डिफरेंस 0 था, अब फेज डिफरेंस 2 पाई का है, तो भी आपका कंस्ट्रक्टिव ही बन रहा है। तो अगर एक वेव की जगह 2 वेव इसको भी शिफ्ट कर देंगे, तो इधर तो पूरा वेव है ही, 2 शिफ्ट करेंगे तो भी कंस्ट्रक्टिव ही होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 pi. 2n पाई। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। यानी 2n पाई, यहाँ पे n क्या है? इंटीजर, ठीक है। अब वहीं पे पाथ के टर्म में एक वेव शिफ्ट करना मतलब कितना लैम्डा शिफ्ट करना? 8। Lambda. लैम्डा। तो 2 वेव शिफ्ट किए यानी 2 लैम्डा, 3 वेव शिफ्ट किए या 3 लैम्डा, या ऐसे कह दो 2 पाई मतलब क्या होता है? लैम्डा। तो इसको हम लोग n लैम्डा कह सकते हैं, हाँ कि ना? Yes. Yes. ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 pi. इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस? N pi.
तो आप लोग याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फेज डिफरेंस जो होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये सब फेज एंगल के टर्म में 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये सब। तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, A1 plus A2. A1 प्लस A2, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, इंटेंसिटी के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, हाँ कि ना। Yes. Yes. तो ए स्क्वायर क्या आएगा, आई रिजल्टेंट, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो A1 प्लस A2 का, तो A1 को रूट I1 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आई रिजल्टेंट ये होगा। और यही सिंपल सा है, ये थोड़ा सा वेक्टर का लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होता है, ए प्लस बी होता है, हाँ कि ना। Yes. Sir. कब होता है, जब दोनों क्या होता है, Parallel. Parallel. देन ए पैरेलल टू बी, यानी थीटा क्या होना चाहिए, 0 degree. जीरो, ये मैक्सिमम होता है, यानी दोनों ऐसा रहेगा तभी होगा, ठीक है। ये सब जब एकदम बहुत अबोध बालक थे आप लोग, बालक एंड बालिका, उस समय ये सब पढ़ाया था मैं, वेक्टर वगैरह एकदम स्टार्टिंग में, वेरी 11th। तो मिनिमम दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है, ए माइनस बी का मॉड, हाँ कि ना। Yes. वो कब होता है, जब ए और बी क्या होता है, Anti-parallel. एंटी, यानी थीटा क्या होना चाहिए, 180. 180. यानी ऐसे ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में यानी ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा। सेम लॉजिक से हम लोग इसमें भी वही कह सकते हैं ना, हाँ कि ना। Yes. Sir. यानी दो वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यस और नो। Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अगर A1 A2 सेम है, A0 के बराबर, तो उस केस में A रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2A0, तो I रिजल्टेंट कितना होगा, 4i. 4I0. 4I0। अगर ये कोहेरेंट सोर्स नहीं रहता, इनकोहेरेंट रहता, तो उस केस में रिजल्टेंट हमेशा 2I0 होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में क्या आता है, यहाँ पे 4I0 आता है, तो 2I0 के कंपैरेटिवली 4I0 ज्यादा ब्राइट दिखेगा कि कम ब्राइट दिखेगा, ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा. तो आपका वो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वहां पे एकदम ब्राइट दिखेगा, जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे एकदम डार्क दिखेगा। ये मतलब थोड़ा फील गुड एक्सपेरिमेंट, मतलब ठीक है, कंजेंट लगता है ये सब, लेकिन जब दिखता है तो थोड़ा अजीब अच्छा लगता है। ये सब एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या है कि, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रक्टिव, तो आपको बताया मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, N lambda. Even. हाँ, N lambda. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। और फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 0 0 0। उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है, A1 प्लस A2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ट्वाइस होगा, इंटेंसिटी सेम है तो 4 टाइम्स होगा। डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका एक वेव ऐसा है, जी मान लो A1 है, दूसरा वेव जो है वो ऐसा है, ठीक है। यानी जिस समय ऊपर वाला वेव मैक्सिमम है उसी इंस्टेंट पे नीचे वाला वेव मिनिमम है, तभी डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को कैंसिल करना चाहेगा, हाँ कि ना। Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम कैंसिल तभी करेगा जब A1 और A2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, यस और नो। Yes. 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 Yes, sir. लेकिन यहाँ पे पर्पसनली मैं थोड़ा छोटा बड़ा दिखाया हूं मैं, तो यहाँ पे पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं इस टाइप का दिखेगा, यस और नो। Yes. Sir.
तो A1 माइनस Yes, sir. A2, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसा वेव था, ये ऐसा वेव था, दोनों 0 0 से स्टार्ट किया था, ये 0 0 से स्टार्ट किया। तो डिस्ट्रक्टिव होने के लिए ये वेव को आधा शिफ्ट कर देंगे इधर, तभी ना ये वाला पार्ट इधर आएगा। अब Yes. इसको और इसको देख रहे हैं, आधा शिफ्ट करना मतलब एंगल के टर्म में कितना शिफ्ट करना, 5. Pi. Pi. पाई। तो ये 0 है, ये पाई है, तो फिर से डिस्ट्रक्टिव होने के लिए और 2 पाई शिफ्ट कर देंगे, तो उस केस में 3 पाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 0 पाई 0 3 पाई 0 5 पाई, यानी उस केस में जो एंगल के टर्म में क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ कि ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी DI, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई, तो 2n माइनस 1 पाई, यहाँ पे n इंटीजर है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n का वैल्यू याद रखना है 1 से स्टार्ट करना, 1 से। कहीं कहीं बुक में देखोगे 2n प्लस 1 पाई लिखेगा, वहां पे n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा। 2n माइनस 1 पाई लिख रहा हूं मैं, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। दोनों का मतलब सेम ही है कि नहीं है? Yes. Yes. n का वैल्यू 0 डालो तो भी पाई आएगा, n का वैल्यू ऊपर में 1 डालो तो वही, तो 2n माइनस 1 मैं लिख रहा हूँ। कहीं कहीं बुक में देखोगे 2n प्लस 1 लिखेगा, घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। वहीं पे पार्ट डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस याद रखिएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ऑड, n का वैल्यू 1 डालो तो पाई आएगा, n का वैल्यू 2 डालो तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 पाई आएगा। तो पार्ट डिफरेंस, तो 2 कॉमन ले लो तो n माइनस हाफ बचेगा, तो और 2 बाहर आ जाएगा, 2 पाई मतलब लैम्डा, तो ये ऐसा आता है, ठीक है। यानी फेज डिफरेंस के टर्म में क्या होगा आपका 0 पाई, सॉरी 0 कहां से होगा, 0 तो कंस्ट्रक्टिव में होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ऐसा। पार्ट डिफरेंस के टर्म में क्या लिखेंगे बोलो? Lambda by 2, 3 3 lambda by lambda. 2, 5 lambda by 2. 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड जो होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है, ऐसा, ठीक है। तो अगर इफ A1 A2 सेम है, A0 के बराबर, तो A रिजल्टेंट कितना होगा? 0. 0। 0. उस केस में I रिजल्टेंट भी 0 होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, यानी डिस्ट्रक्टिव में एकदम डार्क दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव में एकदम ब्राइट दिखेगा 4I0। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, ऐसा वहां पे डबल आ रहा है, नॉर्मल केस में 2I0 आना चाहिए, वहां पे 4I0 आ रहा है, तो कहीं कम हो रहा है तो ना कहीं ज्यादा हो रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, नॉर्मल अगर इनकोहेरेंट रहता है तो सब जगह 2I0 रहता है, 2I0 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 2I0, लेकिन अगर कोहेरेंट है तो कहीं पे 4I0 है तो कहीं पे 0 भी तो है, तो कहीं पे कम हो रहा है, तो इसलिए जितना कम हुआ इसलिए उतना दूसरे जगह बढ़ रहा है, तो एनर्जी कंजर्व रहता है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा लाइट कहीं से जनरेट कर रहा है, बस एक पैटर्न बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Yes. हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, बाकी बाकी लोग को आ रहा है ना भाई, तुम लोग को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इन लोगों को तो पहले भी बताया, ये सब कुछ नया चीज नहीं, सेम टू सेम चीज बताया मैं, कुछ चीज नया नहीं बताया अभी तक, सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी इवन ऑड, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव होगा, या दो डिस्ट्रक्टिव के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव होगा, हाँ कि ना? Yes. sir. Yes, sir. जैसे देखो एंगल के टर्म में 0 पाई 2 पाई, सॉरी थोड़ा सा मानसिक संतुलन में खराब हुआ, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा। तो एंगल के टर्म में
तो 0 हो या 2 पाई या 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा। तो 0 और 2 पाई के बीच में एकदम बीचों बीच क्या आएगा, पाई आएगा, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. 2 पाई और 4 पाई के बीचों बीच क्या आएगा? 3 pi. 3 पाई, ये 5 पाई है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में क्या मिलता है अपने को? Destructive. Destructive. तो दो कंजुगेटिव कंस्ट्रक्टिव के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव होगा, या दो कंजुगेटिव डिस्ट्रक्टिव के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव होगा, ये ऐसा होगा। इसको आप पाथ के टर्म में भी कह सकते हैं, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा। तो 0 और लैम्डा का मिड पॉइंट, ये सब कंस्ट्रक्टिव है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा में कंस्ट्रक्टिव। तो 0 और लैम्डा का मिड पॉइंट क्या होगा? lambda by 2. लैम्डा बाई 2। लैम्डा और 2 लैम्डा का मिड पॉइंट 3 lambda by 3 लैम्डा बाई 2। उसी तरह अगला 2 और 3 का हाफ 5 लैम्डा बाई 2। तो ये सब पे क्या मिलेगा अपने को? डिस्ट्रक्टिव। यस, समझ में आया आपको? Yes. चलिए, तो आपको क्या क्या बताया मैं? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो आपका a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 cos phi। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है i1 प्लस i2 2 रूट i1 i2 cos phi। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है रिजल्टेंट? A1 plus A2. a1 प्लस a2। और मिनिमम a1 माइनस a2, मान लो a1 बड़ा है तो, हाँ कि ना? Yes. ठीक है। और रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? Root I1 plus I2 का whole square. रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। उसी तरह आई मिनिमम होता है रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यानी आपका आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इसको आप लिख सकते हैं रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। और रूट i1 प्लस रूट i2, रूट i1 मतलब a1 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a मैक्सिमम, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, तो i मैक्सिमम मतलब a मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन a मिनिमम का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes. और Yes, a मैक्सिमम क्या होता है? 1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सेम चीज उसमें भी बताया था मैं, ये आपको बहुत जगह यूज होगा। तो इस केस के लिए जो डेल्टा फाई है वो 2n फाई या डेल्टा एक्स है n लैम्डा। इस केस के लिए डेल्टा फाई 2n माइनस 1 फाई या डेल्टा एक्स n माइनस हाफ लैम्डा। यस, मैक्सिमम कब होगा? कंस्ट्रक्टिव में। ठीक है, CI मतलब कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव को हम लोग ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं या मैक्सिमा भी कहते हैं। मैक्सिमा, वहां पे मैक्सिमा रहे। डिस्ट्रक्टिव को डार्क भी कहते हैं, डार्क फ्रिंज, या उसको मिनिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो बोलेगा मिनिमा या डार्क या डिस्ट्रक्टिव, तीनों का मतलब सेम हुआ। कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट या मैक्सिमा, तीनों का मतलब सेम हुआ। तो आपको जो इतना देर में, इतना कल भी आज भी जो बकर किया मैं, ये स्लाइड आपका बस इंपॉर्टेंट है, जितना हम बताया ये स्लाइड आपको याद रखना। और हाँ, साथ में एक फॉर्मूला भी बताया था मैं, डेल्टा एक्स बाई नीचे क्या लिखते हैं?
lambda. लैम्डा lambda. डेल्टा 5/2 पाई इक्वल टू डेल्टा t/t, ये भी रिलेशन ये याद रखना। चलो अब हम लोग कुछ कुछ प्रश्न करेंगे, बहुत हो गया बकवास, ठीक है। बस सारा क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है अभी जो भी दूंगा मैं वो सब इससे ही बन जाएगा। और आपको बताया मैं, जब भी एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन होगा, इक्वेशन वगैरह दिया रहेगा, तो एम्पलीट्यूड को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं? Vector. Vector. वेक्टर। बोल रहा है वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में ये सब क्या एक्सपेरिमेंट होगा, नोबडी केयर्स। एम्पलीट्यूड रेशियो दिया हुआ है दो वेव का, यानी a1/a2 दिया हुआ है 3:2। आपको a max by a min बताना है, i1/i2 बताना है, i max by i min बताना है। चलो एक एग्जांपल मैं करके ही बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है a1/a2 3:2। तो मैक्सिमम बाय मिनिमम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? A1 plus A2. A1 plus A2. और मिनिमम a1 minus a2। A1 minus. तो a1 आपका 3 है, a2 2 है, तो a1 plus a2 यानी 3 plus 2, a1 minus a2 मतलब 3 minus 2, तो 5/1 ये आ गया। i1/i2 निकालना है, i1/i2। i और a में कैसा रिलेशन होता है? i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A square. a स्क्वायर। तो i1/i2 क्या होगा? a1/a2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना? बोलो ना भाई हाँ। Yes, sir. ठीक है, तो a1/a2 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर देना, तो 9/4 आ गया। लास्ट में i max by i min निकालना है। i max by i min को लिख सकते हैं a max by a min का होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. तो a Yes, max sir. by a min कितना आया था? 5:1, तो 5:1 का होल स्क्वायर यानी 25:1, ये आपका आंसर है। आप √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर अपन ये ऐसे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, अपने को तो ये भी आता है ना, इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी वही आएगा। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप बताइए।
इतना आपको ये सब बता दूं, बस इतना भी सुन लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो फर्स्ट का देखेंगे हम लोग, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, यानी A1/A2 दिया हुआ है 5:3, तो A1 5 है, A2 3 है, तो A मैक्सिमम, A मैक्स बाई A मिन, वो क्या होगा A1 + A2 अपॉन A1 - A2। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे 8, 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट 2, यानी 4:1। या I1/A2 क्या होगा A1/A2 का होल स्क्वायर, A1/A2 5/3 है, तो 5/3 का स्क्वायर, यानी 25:9। Imax बाई आई मीन क्या होगा Mx बाई ए मीन का होल स्क्वायर, Mx बाई ए मीन का होल स्क्वायर। Mx बाई ए मीन 4 है, 4/1 यानी उसका स्क्वायर, यानी 16:1। ये आपका आंसर। किसी को भी फर्स्ट में डाउट है क्या? नहीं। No, sir. क्या डाउट हो गया इसमें? ऐसा क्वेश्चन आता ही है, मतलब आता है जनरली, ठीक है, चाहे वो आपका 11th के वेब में आए या 12th के वेब में आए, इसलिए उधर भी कराता हूँ, मैं इधर भी कराता हूँ, ये दोनों चीज है। कुछ लोग उधर नहीं पढ़े होंगे तो वो इधर पढ़ लीजिए, कुछ लोग इधर नहीं पढ़े होंगे उधर पढ़ लीजिए।
तो अपन सेकंड देखेंगे। अब वो सेकंड में क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 9:16। तो इंटेंसिटी क्या होता है, A1/A2 का होल स्क्वायर। तो A1/A2 का होल स्क्वायर 9/16 दिया हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट आएगा, तो 9/16 यानी 3:4। ठीक है। अब A मैक्सिमम बाई A मिनिमम, मैक्सिमम कैसे आता है, दोनों को ऐड करके 3 + 4 7, मिनिमम क्या आता है सब्ट्रैक्ट करके, -1 नहीं होता हमेशा, याद रखिएगा +1 होगा, तो 7, तो आई मैक्स बाई ए मिन क्या आएगा, तो A मैक्स बाई ए मिन का होल स्क्वायर यानी 49:1 ये आता है। तो थर्ड में बोला है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो यानी इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। तो उस केस में I1 I2 दिया हुआ है, आई मैक्सिमम निकालना है, तो आई मैक्सिमम I1 I2 के टर्म में क्या होता है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। Yes. तो एक है, तो √I + 4I का स्क्वायर, तो 4 का √2 होता है, तो √I + 2√I का स्क्वायर, तो यानी 3√I का स्क्वायर, तो 9I ये आएगा। मिनिमम के लिए अपने को बस माइनस करना था, तो √I - √4I, तो ये -√I आ जाएगा उसका स्क्वायर, यानी आ जाएगा, यानी मैक्सिमम 9I होगा, मिनिमम I होगा। किसी को भी कोई डाउट है थर्ड में? No, sir. नहीं। फोर्थ में क्या दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम दिया हुआ है, तो आपको A1/A2, A मैक्स बाई ए मिन, I1/I2 बताना है। तो फोर्थ में
आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम दिया हुआ कितना, तो 125/9। तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्या होता है, ए मैक्सिमम बाई ए मिनिमम का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो एम एक्स बाई एम क्या है, रूट 125/9। 125 का रूट यानी 5√5, 9 का रूट 3। तो एम एक्स बाई ए मीन आ गया। एम एक्स को क्या बोलते हैं, A1 प्लस A2, ए मीन को A1 माइनस A2। ये आपका 5√5/3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3A1 3A2, 5√5A1 माइनस 5√5A2। तो 5√5 माइनस 3A1 इक्वल टू 5√5 प्लस 3A2। तो यहाँ से A1/A2 इक्वल टू 5√5 प्लस 3/5√5 माइनस 3, ये ऐसा आएगा। तो I1/I2 क्या होगा, इसी का स्क्वायर होगा, 5√5 प्लस 3/5√5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को फोर्थ नंबर? यस सर। Yes, sir. बस ऐसा घटिया सा डेटा दिया होता है, इसलिए ऐसा घटिया सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दोनों सोर्स कैसा दिया है, Incoherent. इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट में इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता? No, sir. नहीं। नो सर। उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी करके टर्म यूज कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं, हर जगह इंटेंसिटी वहां पे क्या होगा, सेम होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो वो कितना होगा, सिंपल I1 प्लस I2, तो 5I 5I, इसलिए आंसर इसमें दोनों में 5I। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir.
बी होगा भाई तेरा आंसर। टू सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूसेज मैक्सिमम इंटेंसिटी आई। सर कोहेरेंट कहाँ लिखा है लेकिन? मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ नहीं बोला है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो इनकोहेरेंट में थोड़ी होता है कुछ मैक्सिमम मिनिमम। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आप पूछे थे ना मैक्सिमम मिनिमम। वहां पे तो लिखा हुआ था ना भाई इनकोहेरेंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है तो लेंगे ना भाई, कोहेरेंट ही लेंगे ना, मैक्सिमम मिनिमम। अरे बाबा, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कर रहा है, कहीं ना कहीं मिनिमम होगा, वो तो ऊपर में ऐसे ही लिख दिया मैंने, मैक्सिमम मिनिमम। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो इसको तो फिर इनकोहेरेंट लेके थोड़ी सॉल्व करेंगे, कोहेरेंट कहीं पे मैक्सिमम लिखा है तो कहीं ना कहीं मिनिमम हुआ होगा। तो अगर इंटेंसिटी सेम होता है तो ये कोहेरेंट लेके ही सॉल्व करेंगे बॉस। इंटेंसिटी मान लो आई नॉट और आई नॉट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होता है, तो 4 I0 होता है, हाँ कि ना मैक्सिमम में, Yes. यस और नो। तो 4 I0 ही क्वेश्चन में क्या बोला है, आई है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया, I/4। अब जैसे ही एक हटा दिए तो दो था तो फिर इंटरफेरेंस हो रहा था, जैसे ही एक हटा दिया अब इंटरफेरेंस होगा क्या, नो सर। No, No, sir. sir. नहीं। तो अब एक ही लाइट बचा, यानी सिंपल सा वो उस लाइट का जो इंटेंसिटी है वही आंसर होगा। तो इंडिविजुअल लाइट का इंटेंसिटी क्या है, I/4, आंसर क्या होगा I/4। अगर दोनों सोर्स है तो इंडिविजुअल आई नॉट है तो मैक्सिमम कितना होता है, कंस्ट्रक्टिव में 4 I0 होता है, तो 4 I0 ही क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया I/4। एक सोर्स को हटा दिए तो अब इंटरफेरेंस नहीं होगा, अब एक ही बचा, एक का जो इंटेंसिटी वही आंसर हो, तो I0/4।
आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी यानी I1 by I2 दिया हुआ है 4:1, तो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम क्या होता है, तो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर बाई √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। तो I1 4 है तो 4 का √2, I2 1 है 1 का √1, तो 2 माइनस 1, ये 9:1 आ रहा है। तो ऊपर आई मीन से डिवाइड कर दो, अपने को जो निकालना है आई मीन से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम प्लस 1, तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम 9 है -1, और यहाँ पे 9 + 1, 8/10 यानी 4/5, ये आपका आंसर। समझ में आया आप लोग को 7th? यस सर। Yes, sir. 8th में क्या बोला है, 2 वेव दिया हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फेज डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो उससे आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ई नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट है, तो हम लोग कह सकते हैं आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. क्योंकि ई नॉट के एम्पलीट्यूड है, तो ऊपर एक में इनिशियल फेज π/4 है, एक में -π/4 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 45 में से -45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा। तो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर, तो एक का एम्पलीट्यूड ई नॉट स्क्वायर है, दूसरा 2 ई नॉट है, प्लस 2 ई नॉट इंटू 2 ई नॉट, और cos 90 0, तो ये √5 ई नॉट आएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आई नॉट बाई आई रिजल्टेंट, तो ई नॉट स्क्वायर, और ई रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी 5 ई नॉट का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आई रिजल्टेंट इक्वल टू 5 आई नॉट, ये आपका आंसर। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? एट्थ में किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नो सर। नहीं, सिंपल 2 ई नॉट है और ई नॉट है एम्पलीट्यूड, और 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से √5 ई नॉट आ गया। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो √5 ई नॉट का स्क्वायर करेंगे 5 ई नॉट स्क्वायर आएगा, ई नॉट स्क्वायर मतलब आई नॉट, तो 5 ई नॉट का स्क्वायर मतलब 5 आई नॉट, ये आपका आंसर होगा। नाइन्थ में 3 वेव बनाया है, एक का एम्पलीट्यूड राइट साइड है, एक का ऊपर है, एक का लेफ्ट में, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है।
तो देखने से आंसर बता दोगे। तो 9 का देखेंगे। तो राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो 4 और 3 का रिजल्टेंट 3 आएगा। ऊपर में 4 है, तो ये पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो क्या आएगा, 5 आएगा। किसी को भी कोई डाउट है 9th में? नो सर। नहीं। 10th में क्वेश्चन बड़ा सा है, उसको ड्रॉ कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, तो एक बताओ ना भाई जल्दी से। चलो कोई एक बता दिया है तो अपन बना लेंगे। बोला है 3 एम्पलीट्यूड है, तीनों कोहेरेंट है। आपको पता है मैं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। 3 वेव है, पहला और दूसरे के बीच में एंगल डिफरेंस π/4 है। और फर्स्ट वेव लैग बिहाइंड, ये लैग लीड, कभी नाम सुने हैं लैग लीड? Yes, sir. Yes, sir. कितने कितने सुने हैं आप लोग? AC. Alternating AC में, current. ठीक है, ये सब आपको करा दिया मैं, ठीक है। तो फर्स्ट वेव आपका इधर है, ये √2a0 है। तो फर्स्ट और सेकंड में कितना फेज डिफरेंस है, π/4 यानी 45 का। तो दूसरा जो वेव होगा वो इधर होगा 3a0 का, हाँ कि ना, और ये 45 डिग्री होगा, यस और नो? Yes, sir. फर्स्ट और थर्ड में λ/4 है, लैम्डा मतलब कितना एंगल होता है, 2 pi. तो 2π/4 यानी π/2 यानी 90 डिग्री। फर्स्ट और थर्ड में 90 डिग्री है, यानी थर्ड वाला ऊपर बनेगा, यस और नो? बोलो ना भाई हाँ। Yes, sir. यस सर। तो पहले फर्स्ट और सेकंड का निकालेंगे, तो √2a0, सॉरी फर्स्ट और थर्ड का, और √2a0, तो ये दोनों का रिजल्टेंट, तो सिंस दोनों इक्वल वेक्टर है तो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट एकदम बीच में होता है 45 डिग्री पे। कितना, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो वो 2a0 आएगा, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4, 4 का √2, यानी ये आ रहा है। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो 2a0 और 3a0 सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो
तो रिजल्टेंट कितना होगा 5A0 हो जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो आपका 5A0 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि A0 के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I0 है, आई रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 का स्क्वायर 25 A0 स्क्वायर यानी I0, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 25 I0 है। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? No, sir. No, sir. तो आप लोग में से कुछ लोग से मैं अभी 5:30 मिल लूंगा मैं, बाकी आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद। Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir.